तो कंजोरिंग यूनिवर्स की इन डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम कंजोरिंग सीरीज की सभी फिल्मों की कहानियों को एक साथ जानेंगे जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। सबसे पहले कंजोरिंग 1 मूवी में हम पहली बार कपल एड और लोरेन वॉरेन से मिलते हैं, जो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और डीमोनोलॉजिस्ट्स हैं और अपने करियर में उन्होंने कई सुपरनैचुरल केसेस सॉल्व किए हैं। साल 1971 में वे अपने ऐसे ही एक नए केस की शुरुआत करते हैं जिसमें उन्हें पैरेंट फैमिली की पैरानॉर्मल परेशानियों की जांच करनी होती है। पैरेंट फैमिली में पिता रजर और माँ कैरोलिन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल और अपने डॉग सीडी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। घर की सारी घड़ियां रोज रात के ठीक 3:07 पर बंद हो जाती हैं। कैरोलिन की बॉडी पर रोज नए नए भाव दिखाई देते हैं। फैमिली का डॉग भी यार्ड में मरा हुआ मिलता है और उनकी बेटी क्रिस्टीन को एक इविल स्पिरिट दिखने लगती है। घर में और भी डरावनी गतिविधियां होने लगती हैं। जांच के दौरान वॉरेन्स को सच्चाई पता चलती है कि वो स्पिरिट दरअसल बादशेबा नाम के एक विच की है जो शैतान की पूजा करती थी और 100 साल पहले रात के ठीक 3:07 पर उसने अपने ही बच्चे की बलि शैतान को दी थी। फिर रिचुअल पूरा करने के लिए खुद का भी बलिदान दे दिया था। उसके बाद से ही श्राप के चलते बादशेबा की आत्मा बदला लेने के लिए उस प्रॉपर्टी पर कई रहस्यमयी मौतों और हत्याओं को अंजाम देती रही है। अब बात कैरोलिन को भी पूरी तरह से पोजेस करके उसी का इस्तेमाल करके उसकी बेटी अप्रैल की हत्या करवाने लगती है। इसलिए चर्च से मदद लिए बिना ही एड को खुद ही एक्सोर्सिज्म करना पड़ता है, पर आखिरकार वो बादशेबा को नर्क में भेजने में सफल हो जाता है। अंत में पैरेंट फैमिली उस खतरनाक विच से शांति पा लेती है और वॉरेन्स भी अपने घर लौटकर अपनी कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स की कलेक्शन में एक नया मोमेंटो जोड़ लेते हैं। और यहीं हमें एक खतरनाक डीमन पोजेस्ड डॉल एनाबेल भी दिखती है। अब एनाबेल कैसे बनी, उसका इतिहास हमें एनाबेल क्रिएशन मूवी में दिखाया जाता है, जहां साल 1943 में एक डॉल मेकर सैमुअल मलिन्स और उसकी पत्नी एस्थर चर्च से लौटते वक्त एक एक्सीडेंट में अपनी बेटी एनाबेल को खो देते हैं। अपनी इस गहरी पीड़ा में वे प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी किसी तरह उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन उनकी इस प्रार्थना से अनजाने में एक खतरनाक डीमन आ जाता है जो सैमुअल की एक पोर्सलेन डॉल को अपना ठिकाना बना लेता है। यही एनाबेल डॉल बाद में एस्थर पे हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तब सैमुअल को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उस डॉल को हमेशा के लिए अपनी बेटी एनाबेल की क्लोजेट में बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन 12 साल बाद मलिन्स अपने घर में सिस्टर शार्लेट और कुछ अनाथ लड़कियों को रहने बुलाते हैं, क्योंकि उनका ऑर्फनेज बंद हो चुका होता है। और उन्हीं अनाथ लड़कियों में से एक पोलियो पीड़ित लड़की जेनिस गलती से एनिमल डॉल को आजाद कर देती है। अब डीमन जेनिस को पोजेस कर लेता है। इससे जेनिस दोबारा चलने लगती है, लेकिन साथ ही डीमन उसे सैमुअल की हत्या करने के लिए मजबूर करता है। सिस्टर शार्लेट को जब सच्चाई एस्थर बताती है कि एनाबेल डॉल के अंदर मौजूद डीमन असल में एक ह्यूमन बॉडी ढूंढ रहा है जिसे वो हमेशा के लिए पोजेस कर सके। एनाबेल डॉल अब एस्थर को भी मार डालती है और सिस्टर शार्लेट वो बाकी अनाथ लड़कियों को मारने की कोशिश करती है। आखिर में सिस्टर शार्लेट मजबूर होकर पोजेस जेनिस को एनाबेल के उसी क्लोजेट में बंद कर देती है। लेकिन जब पुलिस मलिन्स के घर की जांच करने आती है तो उन्हें पता चलता है कि पोजेस जेनिस वहां से भाग चुकी है। अब डीमन जेनिस की बॉडी का इस्तेमाल करने लगता है और खुद को एनाबेल कहने लगता है। उसे अब एक दयालु हिकिन्स फैमिली गोद ले लेती है। अब कहानी एनाबेल मूवी में आगे एनाबेल बढ़कर 1967 में पहुंचती है, जहां बड़ी हो चुकी एनाबेल अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर वापस लौटकर अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की बेरहमी से हत्या कर देती है। और जब हिगिन्स फैमिली के पड़ोसी मिया और जॉन फॉर्म पुलिस को बुलाते हैं तो एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड उन पर भी हमला करते हैं। वे गर्भवती मिया को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, पर पुलिस समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लेती है और एनाबेल के बॉयफ्रेंड को मार गिराती है। इसके बाद एनाबेल अपना गला काटकर फिर से डीमन की आत्मा को डॉल में ही डाल देती है। वही डॉल जिसे जॉन ने मिया को प्रेगनेंसी गिफ्ट के रूप में दिया होता है, लेकिन असलियत में वही सैमुअल मलिन्स द्वारा बनाई गई पहली एनाबेल डॉल होती है। इसलिए डीमन अब भी उनके साथ रहता है। और जब माया एक प्यारी सी बेटी लिया को जन्म देती है तो जल्द ही उनके परिवार को अजीब सुपरनैचुरल घटनाएं सताने लगती हैं। धीरे धीरे एनाबेल अपने डरावने सुपरनैचुरल हमलों को और तेज कर देती है। मिया और जॉन अपनी नई पड़ोसी एवलिन और एक प्रीस्ट फादर पेरिस से मदद मांगते हैं ताकि डीमन पोजेस्ड डॉल का सामना किया जा सके।
फादर पेरेस उन्हें चेतावनी देते हैं कि एनाबेल का डीमन मिया को अपना नया ह्यूमन होस्ट बनाना चाहता है। इसके बाद एनाबेल बेबी लिया को किडनैप कर लेती हैं ताकि मिया को मजबूर किया जा सके कि वो खुद को उस डीमन के हवाले कर दे। लेकिन मिया की पड़ोसी एवलिन वहां आकर डॉल के साथ कूदकर खुद बलिदान दे देती है। आखिरकार फॉर्म्स फैमिली एनाबेल से आजाद हो जाती है और अपनी बेटी के साथ शांति से जी पाती है। इसके बाद एनाबेल डोल को एड और लोरेन वारन के पास ले जाया जाता है। वॉरेन्स उस डीमन को एक स्पिरिचुअली ब्लेस्ड ग्लास केस में कैद कर देते हैं जो उनकी आर्टिफैक्ट रूम का हिस्सा बन जाती है। अब कहानी एनाबेल कम्स होम मूवी में 4 साल एनाबेल कम्स होम आगे बढ़कर साल 1972 में पहुंचती है, जहां वो डेमोनिक डॉल अभी भी वॉरेन्स के आर्टिफैक्ट रूम के अंदर कैद रहती है। पर जब एड और लोरेन अपनी 10 साल की बेटी जूडी को उसकी बेबी सिटर मैरी की देखरेख में छोड़कर अपने अगले केस की जांच के लिए बाहर जाते हैं, तो इसी दौरान मैरी की एक दोस्त डेनियला अपने पिता की मौत के गम में अपने पिता से आखिरी बार बात करने की उम्मीद से वॉरेन्स के आर्टिफैक्ट रूम में जाकर गलती से एनाबेल को आजाद कर देती है और एनाबेल वहां कैद और भी आत्माओं को बाहर निकाल देती है। फिर वे सब बुरी शक्तियां मिलकर जूडी, डेनियला, मैरी और मैरी के बॉयफ्रेंड बॉब पर हमला करती हैं, लेकिन आखिरकार चारों मिलकर एनाबेल को उसकी ग्लास केस में वापस कैद कर देते हैं, जिससे बाकी सारी आत्माएं भी वापस शांत हो जाती हैं। वॉरेन्स का अगला केस द नन एक डेमोनिक नन से जुड़ा होता है, जिसकी उत्पत्ति का इतिहास हमें द नन मूवी में दिखाया जाता है, जहां साल 1952 में रोमानिया के सेंट कार्थम मॉनेस्ट्री पर एक इविल डीमन हमला कर देता है और एक एक करके सभी नन्स को मारना शुरू कर देता है। और जब एक स्थानीय निवासी मॉरिस को सिस्टर विक्टोरिया की लाश मिलती है, तो वो तुरंत कैथोलिक चर्च को सूचित करता है। चर्च इस मामले की जांच के लिए अनुभवी फादर बर्ग और ट्रेनी नन सिस्टर आयरीन को मॉरिस के साथ भेजता है ताकि डेमोनिक प्रेजेंस की सच्चाई पता लगाया जा सके। जांच के दौरान मॉनेस्ट्री के अंदर जाकर आयरीन को पता चलता है कि बची हुई नन्स लगातार प्रार्थना करती रहती हैं ताकि उस इविल डीमन को दूर रखा जा सके। धीरे धीरे बर्क, आयरीन और मॉरिस को सच पता चलता है कि ये मॉनेस्ट्री दरअसल डार्क एजेस में एक ड्यूक ने बनवाई थी और उसी ने एक सैटेनिक रिचुअल करके नर्क से डीमन वालक को बुलाया था। हालांकि बाद में उस ड्यूक को मारकर वालक को मॉनेस्ट्री की कैटाकोम्स में कैद कर दिया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए बम धमाकों ने नर्क की उस दरवाजे को तोड़कर फिर से वालक को आजाद कर दिया और वालक एक नन का रूप लेकर मॉनेस्ट्री की आत्माओं और लोगों को डराने और मारने लगा। यहीं पर बर्क, आयरीन और मॉरिस को सच्चाई का एहसास होता है कि मॉनेस्ट्री में अब कोई जीवित नन बची ही नहीं है। आयरीन दरअसल उनकी आत्माओं से बात कर रही थी और सिस्टर विक्टोरिया आखिरी जीवित नन थी जिसने खुद को बलिदान कर दिया ताकि वालक उसके शरीर को पजेस करके बाहर की दुनिया में न निकल पाए। अंत में फादर बर्क, आयरीन और मॉरिस मिलकर वालक का सामना करते हुए उस दरवाजे को सील करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार आयरीन क्रिस्ट ब्लड का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को बंद कर देती है और वालक को हराने में सफल हो जाती है। लेकिन जब सब लोग मॉनेस्ट्री से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता और वालक मॉरिस को पोजेस करके बाहर ही रह जाता है। कहानी अब द नन 2 मूवी में आगे बढ़कर साल 1956 में पहुंचती है, जहां अब सिस्टर आयरीन इटली के एक कॉन्वेंट में काम कर रही होती है। तभी उन्हें पूरे यूरोप में हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच करने के लिए एक नए मिशन पर भेजा जाता है। कैथोलिक चर्च को इन सब मौतों के पीछे वॉलक के होने का शक होता है। जब सिस्टर आयरीन अपनी एक ट्रेनी नन सिस्टर डेब्रा के साथ जांच शुरू करती हैं, तो दोनों को पता चलता है कि वॉलक दरअसल एक स्वर्ग से गिरा हुआ फॉर्मर एंजल है, जिसे ईश्वर से स्वर्ग से निकाल दिया गया था और उसकी शक्तियां छीन ली थी क्योंकि उसने शैतान का साथ दिया था। और अब वॉलक एक प्राचीन सेंट लूसी के अवशेष उनकी आंखें ढूंढ रहा है, जिससे उसे अपनी खोई हुई एंजेलिक पावर्स वापस मिल सकती हैं। आयरीन और डेब्रा वॉलक का पीछा करते हुए एक फ्रेंच बोर्डिंग स्कूल तक पहुंचती हैं, जहां पोजेस्ड मॉरिस एक सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा है और मॉरिस का रिश्ता एक स्कूल टीचर केट और उसकी बेटी सोफी के साथ बन चुका है। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि वॉलक उसे हिंसक कैमों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब आयरीन और डेब्रा मॉरिस का सामना करती हैं, तो वॉलक पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा करके उनसे लड़ाई करता है। वॉलक आयरीन को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन आयरीन उस अवशेष की वजह से बच जाती है। उसे सच्चाई पता चलती है कि दरअसल वो भी सेंट लूसी की वंशज है। आयरीन और डेब्रा ईश्वर से प्रार्थना करके वाइन से भरे बैरल्स को क्राइस्ट ब्लड में बदल देती हैं और इसी डिवाइन शक्ति की मदद से वे वॉलक को एक बार फिर हरा देती हैं। इसके बाद लगता है कि मॉरिस आजाद हो गया है और अब वो केट और सोफी के साथ शांति से जी पाएगा।
लेकिन 20 साल बाद 1976 में कहानी दोबारा मोड़ लेती है और वॉरेंस का नया केस उम्र दराज मॉरिस का ही होता है, जिसे फिर से वॉलक ने पोजेस कर लिया होता है। जब वॉरेंस उसका एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं तो लोरेन पर वॉलक हमला करता है, क्योंकि वो भी सेंट लूसी की वंशज है। दुर्भाग्य से वॉरेंस मॉरिस को बचाने में असफल रहते हैं और आखिरकार मॉरिस खुद को बलिदान कर देता है ताकि वॉलक उसे और ज्यादा हिंसा और खून खराबे के लिए इस्तेमाल न कर सके। कंजोरिंग 2। अब कहानी द कंजोरिंग 2 मूवी में 1976 से ही आगे बढ़ती है, जहां लोरेन अब पैरानॉर्मल केसेस सुलझाते हुए बार बार एक भयानक डेमोनिक नन बोलक का विजन देखती रहती है, जिसमें वो अपने पति एड की दुखद मौत भी देखती है। वॉरेंस का अगला केस हेस्टन फैमिली का होता है, जिसमें एक सिंगल माँ बैगी अपने बच्चों मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिल्ली के साथ लंदन के एक नए घर में शिफ्ट होती है। लेकिन इस घर में कदम रखते ही उनके साथ डरावनी डेमोनिक एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। जेनेट उस घर के पुराने मालिक बिल की आत्मा से पोजेस हो जाती है। बिल उनसे घर छोड़ने की मांग करता है, लेकिन हालात बिगड़ने लगते हैं क्योंकि उनके परिवार पर ही आरोप लगते हैं कि ये लोग ये सब नाटक कर रहे हैं। तब वॉरेंस वहां पहुंचते हैं ताकि ये साबित कर सकें कि ये सब वास्तव में पैरानॉर्मल हैं। ब्रिटिश पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मॉरिस और एनिटा वॉरेंस को एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें जेनेट खुद किचन को तोड़फोड़ करते हुए दिखाई देती है, जो ये साबित करने जैसा लगता है कि ये सब नाटक ही है। इस सब के बाद वॉरेंस मामला छोड़कर अपने घर लौटने लगते हैं, लेकिन तभी लॉरेन को एक और विजन आता है। उसे एहसास होता है कि असल में बिल के जरिए वॉलक ने हॉटसन फैमिली को परेशान किया है ताकि वॉरेंस वहां आए और वो मौका देखकर एड और लॉरेन को मार सके। वॉरेंस तुरंत हॉटसन के घर लौटते हैं, जहां वॉलक जेनेट को पोजेस करके उसकी मौत की तरफ धकेल रहा होता है। एड उसे बचाने की कोशिश करता है और यही वो पल होता है जिसे लॉरेन ने पहले अपने विजन में देखा था, एड की मौत का दृश्य। लेकिन इस बार लॉरेन हिम्मत हारे बिना वॉलक का सामना करती है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके असली नाम का इस्तेमाल करती है। वॉलक का असली नाम लेते ही वॉलक थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और लॉरेन उसे वापस नर्क में भेज देती है। आखिरकार लॉरेन की बहादुरी और विश्वास की वजह से एड और पूरी हॉटसन फैमिली सुरक्षित बच जाते हैं और वापस लौटकर वॉरेंस अपने सुपरनैचुरल कलेक्शन में एक और आर्टिफैक्ट जोड़ देते हैं। अब कहानी आगे बढ़कर द कंजोरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट मूवी 1981 में पहुंचती है, जहां एड और लॉरेन एक छोटे बच्चे डेविड का एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। लेकिन डीमन बहुत ताकतवर हो जाता है और डेविड की जान लेने की कोशिश करता है। तभी डेविड की बड़ी बहन डेवी का बॉयफ्रेंड आर्ने डीमन से कहता है कि वो डेविड की जगह उसके शरीर में प्रवेश कर जाए। और कुछ समय बाद आर्ने पूरी तरह से उस डीमन के कब्जे में आकर अपने लैंडलॉर्ड की 22 बार चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर देता है। जांच के दौरान उन्हें एक एक्स प्रीस्ट कास्टनर से मदद लेनी पड़ती है। कास्टनर्स बताते हैं कि डेविड की फैमिली के घर में मिला श्रापित प्रतीक दरअसल डिसाइपल्स ऑफ रैम नाम के कल्ट का है और यही प्रतीक डेविड के पोजेशन की वजह बना है। उन्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और प्रतीक जेसिका लैम की लड़की घर में मिलता है। जेसिका भी पोजेस्ड होकर अपनी दोस्त केटी को 22 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है। अब खतरा वॉरेंस तक पहुंच जाता है क्योंकि वैसा ही एक और प्रतीक उनके घर में भी रख दिया जाता है, जिससे एड पर भी ऑकल्टिस्ट का श्राप असर करने लगता है और वो खुद अपनी वाइफ लॉरेन को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है। आखिरकार कास्टनर सच स्वीकार करते हैं कि सालों पहले उन्होंने इस कल्ट की जांच की थी और एक आयला नाम की लड़की को अडॉप्ट कर लिया था। कास्टनर ने सोचा था कि वो उसे कल्ट से बचा लेंगे, लेकिन आयला खुद ऑकल्ट के प्रति ऑब्सेस्ड हो गई और एक डिवोटी बन गई। अब वही आयला डीमन को खुश करने के लिए 3 ह्यूमन सैक्रिफाइसेस देना चाहती है। एड और लॉरेन कास्टनर की मदद से आयला का गुप्त ऑल्टर ढूंढ लेते हैं, लेकिन धोखा देने की सजा में आयला अपने पिता कास्टनर को ही मार डालती है। फिर वो एड पर श्राप डालती है कि वो लॉरेन को मार डाले, लेकिन लॉरेन अपने प्यार की ताकत से एड को रियलिटी में वापस खींच लाती है। फिर एड आयला के ऑल्टर को तोड़ देता है, जिससे आर्ने और उस पर से श्राप हट जाता है और आयला खुद उस डीमन के हाथों मारी जाती है क्योंकि वो अपने वादे के अनुसार 3 बलिदान नहीं दे पाई होती है। आखिर में आर्ने को मैनस्लॉटर का दोषी करार दिया जाता है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो डेवी से शादी कर लेता है और सिर्फ 5 साल की सजा काटता है। वहीं वॉरेंस एक बार फिर शांति से अपने घर लौट आते हैं। एड आर्टिफैक्ट रूम में इस केस की यार्ड के तौर पर एक नया मोमेंटो रखता है और अपनी पत्नी के लिए एक रेप्लिका बनाता है, ठीक वैसा जहां दोनों पहली बार मिले थे, और ये उनके अनंत प्रेम का प्रतीक बन जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये डरावनी कहानियां पसंद आई हो और आप ऐसी ही और मजेदार किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।